Jai Hind everyone, welcome back to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets by the cadets for the cadets. Today we have Senior Under Officer Saurav Jyoti sir. Sir, please introduce yourself. Jai Hind. My name is Senior Under Officer Saurav Jyoti. Yes sir. I am recently pursuing my BTech in NIT Silchar. My permanent address is Tinsukia, but I was situated in Silchar for my study purpose. Okay. And in my parents' family, my parents have my mother, father, and my two elder brother and sisters in my Okay, sir. family, and both are doing in the culturally they are involved. My brother doing direction and camera direction in his film and video music videos, and my sister is doing drum. That's Yes, wonderful sir. sir. So sir, first of all welcome to EBSB camp, Delhi Directorate. So मुझे पता लगा कि आप असम से आए हैं, आप इतना दूर से आए, इतना लंबा सफ़र, तो आपका सफ़र कैसा रहा? आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? सफ़र हाँ ठीक है, सफ़र इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि 3 दिन का एक सफ़र है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था, सिल्वर क्लास में आए हैं, थोड़ा सा ठीक है, कैंप के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सफ़र उसमें ऐड हो जाएंगे, मेमोरी के लिए ऐड हो जाएंगे, लेकिन इतना अच्छा हेक्टिक नहीं। उसके बाद आने के बाद इधर आके रिपोर्ट किया, दिल्ली में रिपोर्ट किया, आपके पी स्टाफ ने हम लोग को उधर से पिकअप किया, उधर हाँ एक चाय लेके हम लोगों को वेलकम विश किया है कि उधर बहुत दूर से आया है कि फ्रेश होने के लिए आपके लिए एक मेमोरी बन गई और है। असम के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेश होने के लिए। Yes. So as you have mentioned earlier, you are from NER Directorate, which is a really culturally rich directorate. So you want to share any experiences from your CATC's camp and how it is different from here? एक्सपीरियंस ठीक है, हम लोग के ठीक है मॉर्निंग में हम लोगों को पीटी सेशन के लिए या फिर रनिंग के लिए हम लोगों को 5 बजे हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद हम लोगों के सेशन में उसके बाद लंच ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर के रेस्ट, नहाना वहाना जो भी है वो सब करके आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग जो भी है वो सब क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्लासेस होने के बाद हम लोगों का गेम पीरियड है, ऐसे बाकी कैंप में जैसे होते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसकी तरह हम लोगों का भी वही है। कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कल्चर के बेसिस पे मैं आसामीज कल्चर से बिलोंग करता हूँ, आसामीज मेरा है, लेकिन मैं सिलचर में बंगाली एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बंगाली लोगों के साथ एक्सपोजर अभी जैसे उन लोगों का अभी इस वीडियो का अपलोड का मालूम नहीं, वीडियो अपलोड होने का टाइम इस टाइम में महालया चल रहा है। हाँ, दुर्गा पूजा का महालया, मतलब फर्स्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा, उसका उधर बंगाली कल्चर में उधर बहुत ज़्यादा चीज़ें वो दिखता है। उन लोग स्टेचू वगैरह वगैरह जो है उनका मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए बंगाली कल्चर बहुत अच्छा दिखता है। और सीजन कैंप में मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ मणिपुरी डांस दिखे है मुझे, किसी का नेपाली डांस दिखा था, गोरखा का जो खुकड़ी लेके और ढाल लेके वो जो है वो डांस दिखा है उधर। और बाकी जो बंगाली कल्चर है उन लोगों का कुछ सब सुनने को मिला, उन लोगों से कुछ कल्चर ठीक है, बंगाली मेरे को थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बोल सकते हूँ। लेकिन उन लोगों से अभी उस जगह पे रह के ऐसा हो गया है सिचुएशन कि थोड़ा सा बंगाली बोल भी लेता हूँ। तो सर आप कोई ऐसी मेमोरी बताना चाहोगे जो बाकी डायरेक्टरेट्स में नहीं हो सकती, सिर्फ वहाँ पर ही NER डायरेक्टरेट में हो? NER बाकी डायरेक्टरेट में देखिए सब चीज़ कि वहाँ की यूनिकनेस कुछ NER का यूनिकनेस ये है कि हम लोग यहाँ पर हर एक जगह से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे हर एक भाषा चेंज होगा, आपका फूड कल्चर चेंज होगा, हर चीज़ है आपका। अगर कोई एक टाइप का है, अगर 50 किलोमीटर के डिफरेंस पे अलग टाइप का कोई मिलेगा, तो फिर आप महसूस कर सकते हैं कि किस टाइप का कल्चरल वेरिएशन हुआ। फिर भी ठीक है, आसाम का है कि आसामीज ये स्टेट लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन आसामीज के अलावा भी बहुत सारे टाइप लैंग्वेजेस है, कास्ट लैंग्वेज है, सब तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस है। और इतने सारे अगर लैंग्वेज है, हम लोगों का सबका एज मिला कर भी इतना सारा लैंग्वेज सीखना पॉसिबल नहीं है। इतना सारे लैंग्वेज इंडिया इसलिए है कि उन लोगों के पास सबके डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं, एक भाषा को लेके, एक अपने इमोशंस को लेके बात करते हैं। है ठीक है, अपने भाषा के ऊपर इमोशन रखना जरूरी है, क्योंकि उस पर अगर उस पर आप अपने भाषा के ऊपर ज़्यादा इमोशन नहीं रखेंगे, ज़्यादा प्यार नहीं जलाएंगे, तो फिर वो भाषा भी गायब होने के चांसेस है। सही बात है। लेकिन बाकी भाषाओं के ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सब चीज़ों का टेस्ट लेने में ज़्यादा जैसे अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा खाओ तो वो खराब, पेट दुखता है ऐसा। तो सर आपने अभी बताया कि असम में इतनी डाइवर्सिटी और इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर यूनिटी है, तो आप हमें अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, मैं अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं कम्युनिटी है मोरान, हाँ जी, मोरानी कास्ट है, और कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ।
मेरे कम्युनिटी का मतलब अभी ठीक है, सब सिचुएशन मॉडर्नाइजेशन के वजह से ऐसा हो रहा है कि सब इक्वल है, लेकिन पहले हर सब एक सरनेम के वजह से सभी के सरनेम के वजह उनका काम डिफाइन होता था। हाँ जी, हाँ जैसे अगर आप लोगों ने अहोम के बारे में सुना है या फिर अहोम डायनेस्टी के बारे में मैक्सिमम लोगों को मालूम भी होगा। उनके जो एक सेनापति थे लासित बोरफुकन, उनके बारे में उनके नाम पे नेवी की तरफ से अवार्ड भी है। ठीक है, अहोम के जैसे उन लोगों के सभी नाम के एक मीनिंग के ऊपर उनका एक काम का जिम्मा रहता है। जैसे हाँ जी। अगर आपका नाम के सरनेम पे अगर हजारिका लिखा हुआ है तो फिर आपके पास कंट्रोल है 1000 लोगों के ऊपर। आपका नाम के अगर पीछे सौक्या लगा है तो फिर आपके पास पावर है 100 लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल है। आप लोग उस 100 लोगों को कंट्रोल करेंगे तो फिर हजारिका तो फिर 1000 लोगों को कंट्रोल करेंगे। ऐसे सभी नाम के कुछ कुछ मीनिंग होते हैं, सभी नाम के पीछे कुछ एक रीजन है उन लोगों का जो सरनेम दिया गया है। उस हिसाब से मेरे कम्युनिटी का मोरान टाइप है। हम लोग का मोरान कम्युनिटी का दायित्व था कि हम लोग राजाओं को या फिर जो सेनाध्यक्ष है उन लोगों को हाथी का जुगाड़ करते हैं और हाथी किस तरह से ट्रेन किया जाता है। हाथी ट्रेन ऐसे नहीं किया जाता कि उनको जंगल से उठा लिए और ऐसे वैसे खाना दे रहे हो और उन लोग ट्रेन कर, ऐसे नहीं हो सकता। हाथी का ट्रेन करने का पूरा प्रोसीजर होता है। हाथी को पैर में बांटने के लिए आप मैक्सिमम लोग ऐसे है कि कहीं कहीं पे हाथी पे आप इतना बड़ा जानवर उसको कैसे कंट्रोल कर जरिया रहता है, पूरा लोहे का जरिया ऐसा होता है, लेकिन हाथी को बांधने के लिए नारियल का रस्सी, नारियल के पेड़ से निकला हुआ एक रस्सी होता है, उसको पूरा अच्छे से बांध के ऐसे बनाते हैं। और हाथी को जो कंट्रोल करता है हम लोग आसामीज में उसको माउथ बोलते हैं। और उसका हाथी को बैठाने का तरीका, उसको खाना खिलाने का, और हाथी का सबसे फेवरेट फूड ओटेंगा, आसामीज में ओटेंगा थोड़ा खट्टा टाइप का एक फूड होता है, उसको हाथी को ज़्यादा पसंद है ऐसा माना जाता है। और हस्ती विद्या पुथी एक नाम का एक ग्रंथ है जिसमें हाथी को कैसे ट्रेन किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेलिंग में है। और हाथी मैक्सिमम लोगों के पास, मोरान कम्युनिटी के पास पहले था, लेकिन जब हाथी के लिए एक एलिफेंट एक जब गवर्नमेंट की तरफ से पास ऑन हुआ है कि तभी से कि हाथी लोग ऐसे रख नहीं सकते, उसके लिए आपको पूरा रखना पड़ेगा, आपके पास एक पूरा प्रॉपर लाइसेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, नहीं तो आपको अपना हाथी किसी और को किसी एक अमाउंट बेच देना होगा। इसी रीज़न के वजह से बहुत सारे आसाम में जितने लोगों के पास हाथी थे वो लोग अपने हाथी को साउथ इंडिया में, क्योंकि हाथी को साउथ में बहुत अच्छे से पूछते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर टेम्पल में आप दिखे होंगे हाथी को बहुत तिलक लगा के ऐसे पूछते हैं। और मैक्सिमम जो कार्य होते हैं हाथियों के द्वारा किया जाता है साउथ इंडिया में, इसलिए मोस्ट ऑफ द आसाम के लोग अपने हाथियों को उनको सौंप दिए हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट दे के, या फिर जो संभाल नहीं पाएंगे ऐसा लगा है, और जो लाइसेंस खरीदने पाए या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जिसको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ वाला रहा तो फिर वो अपने हाथियों को उस सब से थोड़ा सा हाथी का थोड़ा सा खाता है, कनेक्शन करता है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मोरान कम्युनिटी के पास, सबके पास आसपास के सभी घरों में हाथियों का थोड़ा सा वो था। तो सर फिर तो आप भी जानते होंगे हाथियों को ट्रेन करना। हाथियों को ट्रेन करना नहीं था, लेकिन हाथी सरा है, रिलेटिव से उनके घर में हाथी थे, उनके हाथी पे उठा है। हाथियों का अगर आप उठे हैं तो फिर हाथियों के डायरेक्ट चढ़ नहीं सकते, उसे कुछ बस्ता या फिर कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि हाथियों का नोम डायरेक्ट सीधा होता है। हाँ जी। बहुत ज़्यादा सूखता है उसका हाथियों का नोम, डायरेक्ट आप पकड़ने से आपको बहुत सूखेगा। इसलिए पहले दिन मेरे को एक रिलेटिव से घर गए थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट उठा दिया। ज़्यादा एज नहीं था, छोटा एज था, छोटे टाइम में जब बचपन में था तभी ऐसे उठा। जब छूगा मेरे उधर बहुत ज़्यादा रोना आ गया कि हाथी डायरेक्ट सूख रहा है। और देखने से भी लगता है कि हाथी बहुत ज़्यादा डर लगता है, और हाथी को देखने से मतलब ऐसा बड़ा जानवर है उसको डायरेक्ट उठा रहा है कोई, उसमें डर लगता है मतलब। हाँ। लेकिन अभी ऐसा होता है कि वो, और एक चीज़ हम लोगों की शादी में एक रिवाज है कि अगर पॉसिबल है, अभी थोड़ा सा वो घट रहा है, लेकिन पॉसिबल है तो फिर जो ब्राइड है वो ग्रूम को लाने के लिए मतलब हाथी का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह तक जाते हैं, जितना अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर एक जगह तक जाते हैं, दूसरा डिस्टेंस कवर करते हैं हाथी में, ऐसा वाला सीन है। तो सर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए। मेरे हॉबीज़ में इंक्लूड है सिंगिंग और एथलेटिक्स। तो आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी किए होंगे, जीते भी होंगे। कुछ कॉम्पिटिशन जीते, कुछ कॉम्पिटिशन हारे भी है, सभी से एक तरह का एक्सपीरियंस मिला है। हाँ जी। तो ऐसा कोई कंपटीशन रहा है जो आपको काफ़ी मुश्किल लगा हो, आपने उसको कैसे फेस किया? मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं जब तेलंगाना में गया था तब वारंगल जगह पे तेनाली वारंगल में जब कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तब हाँ कॉलेज में प्रैक्टिस अच्छा था, कॉलेज में प्रैक्टिस में मेरा टाइमिंग अच्छा था। लेकिन उधर जाके सीन ये है कि हम लोग जब उधर रहते हैं, जब
लाइन पे रहते हैं, जब एक का डिस्टेंस 400 मीटर का जब दौड़ते हैं आप, तब एक का डिस्टेंस दूसरे के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा गैप दिखता है। हाँ जी। अगर लाइन अगर देख रहे होंगे तो फिर जो पहला, अगर आपको इनर लाइन मिलता है तो फिर इनर लाइन वाला पीछे रहेगा, आउटर लाइन वाला बहुत आगे रहता है। तो फिर उस टाइम पे मोमेंट पे आपको ऑटोमेटिक किसी किसी आता है, मेरे माइंड में भी आएगा, कॉम्पिटिटिव माइंड से आ गया था कि जीतना है। लेकिन अगर 400 मीटर में आप अगर पहले फेज में अगर ज़्यादा पेस दे देते हैं तो फिर आपका पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाता है लास्ट तक। कंपटीशन के बारे में जिसमें मुझे एक ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला, तेलंगाना में कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था, तेलंगाना के वारंगल जगह पे, वारंगल NIT वारंगल में। NIT वारंगल में सीन ये था कि जब आप 400 मीटर का रेस होता है, 400 मीटर के रेस में इनर लाइन और आउटर लाइन रहता है। इनर लाइन वाले जो रेसर है, इनर लाइन वाला रेसर और आउटर लाइन वाला रेसर के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि डायमीटर की वजह से और दिखता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। और उस टाइम फेज में आप अगर ऐसा लगता है कि कंपटीशन माइंड से बहुत बढ़ जाता है, और कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हिसाब से किसी माइंड से है कि जीतना ही है किसी भी हालत में। अगर आपका एनर्जी लास्ट में भी खींच देंगे ऐसे सोच रहे हैं तो फिर भी किसी हालत में जीतना है, ऐसा वाला सीन रहता है। इसीलिए मैं उसी कंपटीशन माइंड से उस टाइम पे बन गया। इसी वजह से जो मेरा प्लान था कि पहले लो पेस में जाएंगे और लास्ट में उस पेस को खींच देंगे, लेकिन मैंने वो जो स्ट्रेटजी बना के गया था वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया। उधर जाके कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के वजह से पहले हाई पेस में दे दिया और लास्ट में जाके मुझे जो पेस बढ़ाने का टाइम था एक्चुअल में, उस टाइम पेस बढ़ाने के टाइम पे मेरा पेस गिर गया, जिस वजह से मुझे हार का देखना पड़ेगा उस जगह पे। लेकिन उस टाइम में मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि हर जगह पे हड़बड़ाहट के वजह से किसी अगर चीज़ को आप बिना सोचे या फिर स्ट्रेटजी को चेंज करके किसी और के वजह से इन्फ्लुएंस होकर अगर स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए शायद बेनिफिशियल नहीं है। उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन शायद आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। So sir, what was the biggest change in your mindset after joining NCC? बिगेस्ट माइंडसेट, ठीक है। पहले जब अपने हिसाब से तो 11-12 में साइंस लेने के बाद मेरा सीनियर था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग मेरा मोटो था। उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब लेना है, सेटल होना है, वही वाला सीन था। ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि जस्ट एक जॉब लेना है और एक सिक्योरिटी चाहिए ज़िंदगी में, वैसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए आपको। घर का सिचुएशन वैसा था, वो हालत भी है और अभी भी वही चीज़ चाहिए। लेकिन अभी NCC ज्वाइन करने के बाद ज़िंदगी में एक होता है खाने में नमक की तरह जो चाहिए, ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, ऐसा वाला अभी हो रहा है। अभी ज़िंदगी में अगर आपको ठीक है 9 से 5 बजे आप जॉब करें, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन एक जब लास्ट में होगा, जब आप बहुत टाइम के जॉब से रिटायर होंगे, आपके पास कहानी नहीं होगा। लेकिन NCC ज्वाइन करने के बाद हर एक कैम्प में जब अटेंड करते हैं आपके पास एक कहानी होता है। आप अपने जूनियर्स को सुनाते हैं, आप अपने किसी बैचमेट को या फिर अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं कि कहानी क्या है, ये हुआ, हमें इधर सर ने ये बोला, इधर वो पनिशमेंट हुआ, और जो भी चीज़ है हम लोग बात डिसाइड करते हैं और डिस्कस स्टोरी बनता है। अगर आप फॉर्मली जा रहे हैं तो फिर वो स्टोरी नहीं आएगा, क्रिप्स नहीं रहता। Sir, from a leader's perspective, what do you think will be the biggest challenge for you to lead this Ek Bharat Shresth Bharat camp? Okay, लीडिंग दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप इज नॉट अ सीन। ये है कि आपके हर एक रीजन से बच्चे हैं। हाँ जी। सभी एक रीजन से है, कोई NER से है और दिल्ली डायरेक्ट का प्यार रखते हैं। दिल्ली डायरेक्ट से आप कोई राजस्थान, हरियाणा, NER डायरेक्ट से 7 सिस्टर जो बोल दिया जाता है, उधर से लोग आए हैं, मिजोरम, मणिपुर, असम, हाँ जी, और सभी से आए हैं। सब एक कल्चर मिक्स है। हर एक स्टेट से दिल्ली डायरेक्टेड में भी एक पूरा मिक्सअप साम कल्चर है। आप अगर देखें तो फिर आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बाकी सब स्टेट्स हो गया, सभी स्टेट्स के थोड़ा उनका डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उनके डिस्ट्रिक्ट्स का एक साम है दिल्ली, और आसाम और बाकी जो स्टेट्स है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, सबका एक साम है इंडिया। 2 स्टेट्स का आप सोच सकते हैं कि एक छोटा इंडिया डाइवर्सिटी के साथ आ रहा है। छोटा इंडिया इस पूरे इंडिया का एक छोटा सा टूर हो रहा है। आप इस कैंपस के अंदर आपको मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत तरह के उसके फूड कल्चर, उनके बिहेवियर के बारे में। किसी का अगर हाई ट्यून है पीस, किसी का लो ट्यून पीस है, किसी का अगर घर बहुत ज़्यादा गर्म इलाके पे है, किसी का घर बहुत ठंडा इलाका पे है। सभी का अलग अलग प्रॉब्लम, अलग उनको हैंडल करने का तरीका अलग अलग है, सबसे बात करने का तरीका अलग। किसी को अगर आप कोई आप करके बात कर रहे हैं, कोई तुम करके बात कर रहा है, कोई किसी का अगर हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, किसी का इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है। सभी तरह के प्रॉब्लम्स है, लेकिन सब
इस कैंपस में अंदर एक ऐसे कैडेट आ रहे हैं, यूनाइटेड होने के लिए आए हैं, सभी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक साथ इस कैंप को एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाँ जी सर। तो फिर इस कैंप का जो मोटो है, जो इसका थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, डाइवर्सिटी के होने से भी एक हम सब यूनाइटेड है, उस चीज़ को फॉलो होना चाहिए और ये इस कैंप में फॉलो होगा। और ये पॉडकास्ट जो आप और आप दे उस जा रहे हैं, यूनिटी को लीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। दैट्स नाइस। लास्टली वन क्वेश्चन आई हैव टू आस्क, इफ यू वांट टू गिव योर यंगर सेल्फ वन पीस ऑफ एडवाइस बिफोर जॉइनिंग एनसीसी, व्हाट वुड इट बी? एंड कैन यू प्लीज आंसर इट इन योर रीजनल लैंग्वेज? ओके। এন চি চি যোৱা ভাইটি ভণ্টি যোনবিলাক আছে, যোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো, সকলোকে কৈছোঁ যে এন চি চিয়ে তোমালোকক বহুতবিলাক বস্তু দিব পাৰে। যেনে তোমালোক শৈক্ষিক জীৱন জীয়াই আছে, যদিও শৈক্ষিক জীৱন জীয়াই থকাৰ স্বত্তেও তোমালোকে পঢ়া লিখা যিবিলাক কৰি আছা, সেইবিলাকৰ যদি বিয়ন যদি কিবা যদি কৰিব বিচাৰা, যেনেকৈ অলপ এডভেঞ্চাৰ কৰিব বিচাৰা, অলপ ৱেপনছৰ লগত অলপ ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰিছা, খেল ধেমালি এইবিলাক অলপ যদি এনজয় কৰিব বিচাৰিছা, বেলেগ ধৰণৰ কিবা এক্সপ্ল'জাৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ হেৰি তেতিয়াহ'লে তোমালোক এন চি চি জইন কৰিব পাৰা। এন চি চি হয় তোমালোকক দেশভক্তি শিকাব আৰু এন চি চি ক্লাছেছবিলাকে তোমালোকক এটা নতুন লেচন দিব যে জীৱনত বহুতবিলাক মানুহ লগ পাম। ইয়াতো আহি কেনে বহুতবিলাক মানুহ লগ পাইছোঁ, বহুতবিলাক ভাৰতখনত বহুতবিলাক মানুহ আছে আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ এজন নতুন নতুন সিহঁতৰ কালচাৰ আছে, প্ৰতিটো মানুহৰ এজন নিজৰ নিজৰ এটা কাহিনী আছে, সকলোৰ পৰা শিকিব পৰা যায়। এন চি চি আহিলে তোমালোকে এইবিলাক বস্তু শিকিব পাবা এন চি চি। ঠিক আছে सर सुन के तो काफी अच्छा लगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप मुझे समझाएंगे? ठीक है, मैं बोला जो भी है वीडियो में कि जो एन सी सी हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, हम एकेडमिक्स लाइफ जी रहे हैं, ऐसे एकेडमिक में सिर्फ पढ़ना लिखना होता है एकेडमिक से, लेकिन आपको अगर किसी और चीज़ में अगर जाना है, किसी और चीज़ को एक्सपोज करना है, खेल माली या फिर जो भी है, एन सी सी में भी स्पोर्ट्स सेशन होता है, कल्चर सेशन होता है, बाकी सब जो पर्सनल डेवलपमेंट सेशन होता है और बहुत सारे सेशन हैं जो एकेडमिक से थोड़ा सा हटके है, वो सब सिखाया जाता है। तो फिर आपको अगर एकेडमिक को छोड़ और बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस या फिर उसका टेस्ट लेना है तो फिर एन सी सी ज्वाइन कर सकते हैं। और एन सी सी में हम एक साथ रह के बाकी लोगों से मिलना है, जैसे अभी ईबीएस में आप लोगों से मिलने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कल्चर के बारे में हम लोगों को सीखने को मिला है। यही कैंप्स जो हम लोगों को सिखाते हैं कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक साथ हैं। हाँ जी सर। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जय हिंद।